हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी है मेरी बहू अशिक्षित थी। आखिर एक अशिक्षित लड़की को इतनी तनख्वाह कैसे। मेरा एक ही बेटा था जिसकी शादी मैंने बड़ी ही धूमधाम से की थी। मेरे पति की मौत के बाद मैंने बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था ताकि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही लिखा था और कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। एक दिन अचानक लाइट के करंट लगने से मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ गई। 3 दिन अस्पताल में रहकर भी उसकी मौत हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? वो मेरे बुढ़ापे का सहारा था, मेरे इकलौता बेटा था जिसके सहारे मैं अब तक जिंदा थी। उसे देखकर मेरे जीने की उम्मीद मानो खत्म सी हो गई थी। बस यही सोचे जा रही थी कि भगवान ने इसकी जगह मुझे क्यों नहीं उठा लिया। उसके जाने का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मेरी जवान बहू, जिसकी शादी को सिर्फ 2 ही साल हुए थे, वो विधवा हो गई थी। वो हमेशा रोती रहती, चीखती चिल्लाती, पर कर भी क्या सकता था। मेरी ज़िंदगी तो निकल गई, पर उसके जीवन का सफ़र तो अभी शुरू ही हुआ था। और मेरा 1 साल का निष्पाप मासूम पोता, जिसने अभी अपने पिता के शब्द ठीक से सुने भी नहीं थे, वो अनाथ हो गया था। मेरी बहू को देखकर तो मुझे मेरी आंखों के सामने मेरा बीता हुआ कल नज़र आता, मानो उन्हीं अब की पुनरावृत्ति हो रही हो। जब जब मैं अपनी बहू को उस हालत में देखती, मुझे मेरे दिन याद आ जाते। मैं अपने पोते को देखती तो थोड़ा दुख कम सा लगता। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था और ना ही मैं कुछ कर सकती थी। ये मजबूरी, ये असहाय अवस्था, ये दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, जमा पूंजी खत्म होती जा रही थी। लेकिन अब आगे क्या? घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे अब लगता कि मैं इस उम्र में कैसे इन लोगों का सहारा बनूंगी और खुद पर ही गुस्सा आता। फिर सोचने लगती कि बहू है, वो जिम्मेदारी उठा सकती है, लेकिन वो अभी छोटी है। और तो और वो अभी एक छोटी सी बच्ची की माँ है। मैं कैसे उससे कह सकती हूँ कि जाओ और कमाओ। मेरा मन खुद को ही खाए जा रहा था और ना ही मेरी हिम्मत हो रही थी बहू से कुछ कहने की। हालांकि वो मेरी बहू थी, पर मैंने उससे कभी कोई फर्क नहीं किया और मैं उसकी हालत समझ सकती थी। जब भी मेरा बेटा बीमार पड़ता, मुझे उसे खोने का डर सा लगा रहता और अब तो मैं उसे खो बैठी। बेटे के जाने का दर्द मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। अपनी बूढ़ी आंखों के सामने अपने जवान बेटे की अर्थी देखी है। मुझसे ज़्यादा बदकिस्मत और कौन होगा। मैं समझ सकती थी कि मेरी बहू के साथ साथ उसके घर वालों के लिए भी ये बहुत बड़ा धक्का सा था, क्योंकि उनकी जवान बेटी विधवा हो गई थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसे कुछ कहने की, इसलिए मैंने खुद ही कुछ करने का फैसला लिया। मैं खड़े होने की बहुत कोशिश कर रही थी, 2 ही कदम चल पाई और मैं जोर से गिर गई। गिरने के कारण मेरे हाथ में चोट लग गई। मैं जोर से चिल्लाई। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर बहू मुझे उठाने आई। वो मुझे उठाने में मदद करने लगी। बहुत ही मुश्किल से उसने मुझे उठाया और बेड पर लिटाया और फिर डॉक्टर को बुलाकर लाई। डॉक्टर हमारे घर के पास ही रहते थे। जब मैं गिरी तो डॉक्टर की ही ड्यूटी का समय था। वे मुझे देखने लगे और कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। वे मुझे एक्सरे करवाने के लिए कहने लगे और फिर वहाँ से चले गए। उन्होंने मुझे पेन किलर दी थी ताकि मुझे ज़्यादा दर्द ना हो। उठने में मेरी बहू मुझसे कहने लगी, चलो माँ जी, अस्पताल में एक बार चेकअप करवा लेते हैं। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, मैंने उससे झूठ कहा। कहती भी क्या, मेरे पास डॉक्टर की फीस तक के लिए पैसे नहीं थे और फिर अगर अस्पताल जाती तो वहाँ अलग जांच और टेस्ट बताते, जिसके लिए काफ़ी पैसे लग जाते। मेरे पास अब ज़्यादा पैसे नहीं बचे थे और उन्हीं
में घर का खर्च चलाना था। उतने में बहू कहने लगी कि माँ जी, आप पैसों के कारण अस्पताल नहीं जा रही हैं ना, मुझे पता है, पर आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उसमें आपका खर्च निकल आएगा। उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे अस्पताल ले गई। हमें वहाँ जाने में देरी हो गई और पैसे तो ऐसे खर्च हो रहे थे मानो मेरे हाथ में नहीं बल्कि पूरे शरीर पर जख्म हो। हमें काफ़ी देर हो गई थी। मेरी बहू ने मुझे इन सभी टेस्ट के लिए एक पैसा तक खर्च नहीं करने दिया। सारा खर्च वो ही लिए जा रही थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? मैंने उससे कई बार पूछा कि अस्पताल का कितना बिल हुआ, पर उसने हर बार मेरी बातों को अनसुना किया। कुछ दिनों में मैं ठीक हो गई। घर का खर्च बहुत ही अच्छे से चल रहा था। देखने वालों के साथ साथ मेरे सामने भी यही सवाल था कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं। एक दिन मैं अपने पोते के लिए दुकान से कुछ सामान ला रही थी, तभी मुझे मेरी एक पड़ोसन मिल गई। वो मेरे बेटे के अचानक मौत का शोक व्यक्त कर रही थी। मैं दुखी मन से उसकी बातें सुन रही थी। कहने लगी कि पहले मुझे हैरानी हुई कि आपके घर का खर्च कैसे चलता होगा। आप बीमार हो और आपका बेटा भी इस दुनिया में नहीं है। उस दिन मैंने आपकी बहू को वो आगे कुछ कहती उससे पहले मैं घर आ गई। उतने में मेरी बहू वहाँ आ गई और मौसी जी कैसी हो आप? बहू ने उसे खुश होकर सवाल किया, पर वो मुंह टेढ़ा करके चली गई। उस औरत की अधूरी बात के कारण मैं थोड़ी दुखी थी। आखिर वो किस बारे में बात कर रही थी? मेरी बहू घर में बुला रही थी, इसलिए मैं वहाँ रुकी नहीं और घर आकर सब्जी बनाने लग गई। दूसरे दिन मैं अपने पोती को लेकर बहू के कमरे में बैठी हुई थी। बहू कुछ सामान लाने के लिए बाजार गई हुई थी। खेलते खेलते मेरा पोता बहुत थक गया था और मेरी गोद में ही सो गया। जब मैं उसे सुलाने बेड पर गई तो वहाँ एक लिफाफा पड़ा था। मैंने वो लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें अस्पताल के बिल थे। जब मैंने वो सब देखे तो मैं सुन्न सी रह गई। उसमें 20,000 का बिल था। जितना अस्पताल बड़ा उतना बड़ा खर्च, लेकिन मेरी बहू के पास इतने पैसे आए कहाँ से? मैं ये सब सोच ही रही थी कि उतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने तुरंत वो लिफाफा पहले की तरह उस तकिए के नीचे रख दिया और जाकर दरवाज़ा खोला। सामने देखा तो बहू थी, जिसके दोनों हाथ में सामान की थैली थी। बहुत थक गई आज। तुम किसके बारे में कह रही हो? मैंने पूछा। मैं उसकी तरफ देखते ही रह गई। मुझे ऐसा देख उसने वो बात ही बदल दी और कहने लगी कि वो बगल की सोनिया के साथ गई थी। बहुत घुमाया उसने, इसलिए बहुत थक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि उसके जाने के बाद सोनिया मेरे पास आई थी और काफ़ी देर तक मेरे पास बैठकर गप्पे मारकर फिर अपने घर गई। फिर मेरी बहू मुझसे ही ऐसे क्यों बोल रही थी? फिर भी मैं चुप रही, लेकिन लगा कि कुछ तो मेरी आंखों से चुप रहा हो। उस दिन बगल वाली पड़ोसन का अधूरा बोलना और आज बहू का इस तरह से कहना, कुछ तो था जो मुझे दिख नहीं रहा था। मैं ये सब सोच ही रही थी कि उतने में बहू ने मुझे आवाज़ लगाई और कहने लगी कि माँ जी, मुझे एक नौकरी मिल गई है और कल से ही जाना है। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई और कहा कि बेटा तुम काम मत करो, मैं ही कुछ छोटा मोटा काम देखती हूँ। मैंने उसे कई बार मना किया, पर वो मानने को तैयार ही नहीं थी और उसके इस फैसले से मैं डर गई थी। सुबह जब मैं उठी तो सोचा बहू काम पर जाएगी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी उसके लिए खाना बनाया। मैंने सोचा कि मेरा ऐसे करने से उसे भी थोड़ी मदद हो जाएगी, आखिर वो भी तो दिन भर काम करेगी। उतने में बहू किचन में आई और कहने लगी कि माँ जी, आपने नाश्ता क्यों बनाया? मैं बना लेती। अरे बेटा, तुम्हें अपनी भी तो तैयारी करनी है और फिर ऑफिस के लिए समय से निकलना है। इतना सुनते ही वो कहने लगी कि नहीं, मुझे तो रात में जाना है। मुझे बड़ी हैरानी हुई ये सुनकर और पूछा कि रात में? हाँ, नाइट ड्यूटी है। वो बड़ी ही सहजता से बोली कि नाइट ड्यूटी है, लेकिन मैं फिर भी चुप थी। साल भर का बच्चा अपनी माँ के बिना रात भर कैसे रहेगा? लेकिन उसका जवाब सुनकर मैं तो थक सी रह गई। फिर उसने मुझे नाश्ता कराने के लिए बुलाया, पर मैं तो बस सोचे जा रही थी कि रात में वो क्या नाइट ड्यूटी करने वाली है।
दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। शाम हुई और बहू खाने की तैयारी में लग गई। 7 बजे उसने खाना परोस दिया और बच्चे को दूध पिलाने के बाद कहने लगी कि अब इसे खेलने दो, खेलकर थक कर सो जाएगा तो रात में परेशान नहीं करेगा। मेरे पोते को लेकर मैं चुपचाप बैठ गई। फिर वो काम पर जाने के लिए निकल गई। मेरा बहुत मन कर रहा था उसे रोकने का, पर मैं उसे रोक ना पाई। आज अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो बहू को काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं भगवान को कोसने लगी कि अगर मेरा बेटा होता तो मैं इतनी लाचार ना हुई होती। रात में पोता तो सो गया पर मेरी नींद उड़ गई थी। रात में करीब 1 बजे वो उठकर रोने लगा। मुझे लगा कि शायद उसे भूख लगी होगी, इसलिए रो रहा होगा। मैं दूध लेकर आई और उसे पिलाने लगी, लेकिन वो दूध पी नहीं रहा था और बस रोए जा रहा था। इस समय उसे अपनी माँ की ज़रूरत थी। माँ की ममता आगे किसी भी तरह का प्यार कम ही पड़ जाता है। मैं बहुत जद्दोजहद कर रही थी उसे चुप कराने की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मैंने बहू को फ़ोन लगाया पर वो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं बहुत डर गई थी और वो छोटा बच्चा रो रो कर सो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने रात गुजारी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मैं उठ गई। उतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। देखा तो बहू थी। उसे देखकर मेरी जान में जान आई, पर उसका चेहरा उतरा हुआ था। कहने लगी कि बहुत थक गई हूँ मैंने उसे नाश्ता दिया और कहा कि थक गई होगी तो जाकर आराम करो। घर के सारे काम निपटाकर शाम को जब मैं उसके पास बैठी तो कहा कि दिन ड्यूटी नहीं हो सकती क्या? नहीं माँ जी, कुछ ही दिनों के बाद है, फिर ड्यूटी बदल जाएगी। मेरी तबीयत कुछ ऐसी ही थी कि मुझे ज़्यादा कुछ करते नहीं बन रहा था और कुछ बोलने का अधिकार भी नहीं था। मेरे चुप रहने के अलावा और रास्ता भी क्या था? एक दिन मैं सुबह के समय बहू की राह देख रही थी। 7:30 बज गए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। करीब 9 बजे वो घर आई और सीधे अपने कमरे में चली गई। बहुत थकी लग रही थी, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरे हाथों से पानी का गिलास छूट गया। मेरा हाथ मेरे चेहरे पर था। मुझे अपने जीने पर शर्म आ रही थी। मुझे देखकर मानो वो खुद ही अजीब महसूस करने लगी। उसने तुरंत उसका स्टाफ अपनी साड़ी के चारों ओर लपेटा देखकर, जब उसका क्या फ़ायदा था क्योंकि उसकी साड़ी फटी हुई थी। मेरे तो दिमाग ने चलना ही बंद कर दिया था। आखिर किस्मत मुझे और क्या दिखाना चाहती थी? वो मेरे पास आई और मुझे ज़ोर से हिलाकर बोली, माँ जी क्या हुआ? तुम्हारे ये कपड़े? उसने जवाब दिया कि कल रात मेरी एक लड़की से लड़ाई हो गई थी और उसी चक्कर में वो साड़ी फट गई और अपनी नज़र नीची कर ली। फिर पूछने लगी कि आपने दवाई ली, और मुझे दवाई देकर वो चली तो गई, पर मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। दिमाग में तूफान सा चल रहा था। आज अगर मेरा बेटा होता तो उसे ऐसी रात भर बाहर नहीं रुकना पड़ता और ना ही लोगों को बोलने का मौका मिलता। समय ऐसे ही बीत रहा था। हम दोनों तनख्वाह मिलने का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि घर में राशन भी नहीं था। और वो दिन आया। आज बहू बहुत खुश थी और दुखी भी। उसने एक लिफाफा मेरे हाथ में रखा और कहा कि मुझे सोने जाना है। जब वो गई तो मैंने वो लिफाफा खोला। गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और फिर उसने 50,000 रुपये थे। मैंने तो अपने माथे ही हाथ लगा लिया। आखिर एक अशिक्षित लड़की को इतनी तनख्वाह कैसे? मैं आज भी चुप थी। शाम को वो खाना बनाने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे कुछ बीमार सी लगी। उसके जाने के बाद मैंने उसकी कपकपाते हाथों से उसकी अलमारी देखी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। दूसरे दिन मैंने अपनी भतीजी को बुला लिया था। मुझे अब जानना था कि माजरा क्या है, क्योंकि बहुत से बातें ऐसी थी जिसे देखकर मेरा मन ही मुझे खाए जा रहा था। सुबह बहू आने पर उसने मेरी भतीजी को देखा और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आई है।
वो कुछ नहीं बोली। मैंने अपनी भतीजी को सब कुछ समझा दिया था। शाम को बहू घर से निकली और थोड़ी देर बाद मैं उसके पीछे निकल पड़ी। कुछ देर बाद मैं एक ऐसी जगह पहुंची जहां कोई अच्छे घर का इंसान जाना शायद पसंद ना करे, और मैं वो सब देखकर बेहोश हो गई, क्योंकि वो एक कोठा था। मुझे अपने ऊपर धिक्कार महसूस हो रहा था। जब मुझे होश आया तो मेरी बहू मेरे पास बैठी थी और रोई जा रही थी। कहने लगी कि माँ जी, मैं और क्या करती, आपसे काम करना हो नहीं पा रहा था और मैं अनपढ़, कोई काम देने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन मुझे सीमा मिली, वो भी मेरी ही तरह थी। मुझसे कहने लगी कि बस तुम्हें नाचना आना चाहिए। मैंने पहले तो मना किया, पर बाद में हाँ कह दी। मुझे ठीक से नाचना नहीं आता था, इसलिए वहाँ की बड़ी दीदी ने मार खाना पड़ता था और उसी वजह से मेरे कपड़े फट जाते और कभी कभी शरीर पर जख्म होती थी। मुझे बहुत पैसे मिलते थे, लेकिन मैं सिर्फ 50,000 ही लेकर आती। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी समझ कुछ नहीं आ रहा था। मैंने अपने आप को संभाला, फिर उसे वो काम छोड़ देने के लिए कहा और वहाँ से हम लोग दूसरी जगह रहने चले गए। अब मैं पोते को संभाल कर दोनों दूसरों के यहाँ घर का काम करते हैं और मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं। दोस्तों, अगर भावनाओं में बहकर बच्चे कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो हम बड़ों का ये फ़र्ज होता है कि उन्हें माफ़ करके उन्हें सही रास्ते पर लेकर आएं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सब अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।